अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर का जो सबसे आखिर वाला पॉइंट है उसके बारे में कि किसी भी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस डायपोल पर क्या इफेक्ट होगा, वो किधर घूमेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस पर बात करते हैं। देखो डायपोल क्या होता है, वो तो सबको पता है कि दो चार्ज एक दूरी पर रहेंगे प्लस माइनस चार्ज, वो पूरा सिनेरियो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, एक डायपोल कहलाता है। तो उस डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हर एक बिंदु पर क्या हो, समान हो तथा उसकी दिशा भी कैसी हो, समान हो। इसी जगह पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान तथा उसकी दिशा दोनों समान होती है तो इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसे समानांतर बल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। जिसे किस द्वारा दर्शाया जाता है, यूनिफॉर्म फोर्स लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। तो समानांतर बल रेखाएं बनाते हैं। ये ऐसे कुछ समानांतर बल रेखाएं इनके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक डायपोल। डायपोल को थोड़ा सा यूं टेढ़ा रख देते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। इस डायपोल के अंदर ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है। और ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। इनके बीच की दूरी को a मान लो या 2a मान लो, कुछ भी मान लो। वहां पर हमें 2a की जरूरत पड़ रही है, 2a मान लो। तो ये डायपोल है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इस डायपोल के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायपोल पर कितना बल लगेगा कुल और कितना बलागुण लगेगा। देखो बल का काम तो क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन करवाना। बल क्या काम करता है, जैसे कोई भी वस्तु होती है उस पर हम बल क्यों लगाते हैं, गति कराने के लिए। अरे बल क्यों लगाते हैं, उसको गति करवाने के लिए। तो उस पर बल लगाते हैं तो एक गति करता है, उस पर वेग आता है। तो ऐसी गति तो होती है कौन सी, ट्रांसलेशन या स्थानांतरण, स्थानांतरण गति होती है। ट्रांसलेशन या स्थानांतरण गति होती है जिसके अंदर हम बल लगाते हैं और वो इसका विस्थापन होता है, या फिर बोला जाए कि इसका विस्थापन होता है, या फिर ये कोई दूरी तय करता है। तो किसी भी डायपोल के अंदर, डायपोल के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का वो क्या करता है, ट्रांसलेशन मोशन करने की कोशिश करता है। और टॉर्क क्या काम करता है, टॉर्क करता है किसी भी वस्तु को घुमाने का काम। टॉर्क क्या होता है, R×F। अगर किसी वस्तु से, किसी घूर्णन अक्ष से r दूरी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण वस्तु घूमती है। अरे जब कोई वस्तु घूमती है तो उस घूमने के कारण किसके कारण घूमती है, टॉर्क के कारण घूमती है। तो वस्तुओं को रोटेशन मोशन करवाने का काम कौन करता है, टॉर्क करता है। और ट्रांसलेशन मोशन कराने का काम कौन करता है, F करता है। यानी कि स्थानांतरण गति के अंदर जो काम बल का होता है, घूर्णन गति में वही टॉर्क का भी होता है। तो देखो अब इसके ऊपर बल कितने लग रहे हैं। हमने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगता है, Q×E लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, QE आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। कैसे, अगर प्लस Q चार्ज है, E है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बल लग जाएगा कितना, Q×E। माइनस चार्ज का माइनस चार्ज में बल कितना लगेगा, -QE। माइनस चार्ज में बल कितना लगेगा, -QE लगेगा, क्योंकि चार्ज कितना है इसका, -Q है। तो -Q है तो ये किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पर बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, Q×E आ जाएगा।
तो जो +60 होगा उस +60 पर बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, -60 पर बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब किसी भी वस्तु के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, सेम बल लग रहे हैं, तो इस वस्तु का कुल स्थानांतरण गति कितना होगा? 0 होगा। यानी कि ये स्थानांतरित तो नहीं होगा, ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, ये एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकेगा नहीं, क्योंकि इसके कारण जो फोर्स है, नेट फोर्स, अरे जितना बल इस पर आगे की तरफ लग रहा है उतना उतना पीछे की तरफ लग रहा है। तो इस पूरे डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना आ रहा है? नेट फोर्स आ रहा है QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए किसी भी डायपोल पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए किसी डायपोल पर जो कुल बल आता है, नेट बल आता है, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि परिवर्तित हो, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। तो अगर यहाँ वाले बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा तो यहाँ वाले पर कितना होगा? E2 होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही तो होता है, परिवर्तित। तो अगर यहाँ पर E1 होगा तो यहाँ पर E2 होगा, तो हम फिर इन दोनों को इक्वल एंड अपोजिट नहीं बोल सकते। अपोजिट तो बोलेंगे अगर ये तो आएगा यूनिफॉर्म के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो उसके बाद में जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका ज्यादा होगा तो इसको QE1 बोल देंगे, अगर इसका ज्यादा होगा तो इसको QE2 बोल देंगे, QE1 बोल देंगे। जिसका ज्यादा होगा उसकी तरफ चलने लग जाएगा, तो वहां पर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा असमरूप विद्युत क्षेत्र, वहां पर E का मान समान नहीं रहेगा, तो दोनों पर बल लगने वाला बल समान नहीं रहेगा। तो क्या बोलते हैं, बल के बारे में तो हमने बात कर ली है कि किसी भी डायपोल के ऊपर विद्युत क्षेत्र में रखने पर 2 प्रकार से बल लग सकते हैं। एक तो यूनिफॉर्म क्षेत्र होगा तो 0 होगा, हमेशा हमेशा यूनिफॉर्म में 0 होता है। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो उसका इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो नॉन 0 होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये तो आ गई फोर्स की बात। अब बात करते हैं हम किसकी? टॉर्क की। टॉर्क की बात करते हैं बलागुण की। तो देखो बलागुण क्या होता है? बलागुण होता है बल इनटू किसी भी घूर्णन एक्सिस से, किसी भी घूर्णन रोटेशन एक्सिस से r दूरी पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, रोटेशन एक्सिस से r दूरी पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसके लिए टॉर्क क्या बनता है? r इंटू एफ बनता है, या RF साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल वो होता है टॉर्क। एक प्रकार से तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर समरूप बल होते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर समरूप बल लगते हैं तो समरूप बल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, दोनों का मान सेम है, तो टॉर्क क्या होता है? एक बल इनटू दोनों के बीच की दूरी। अगर समरूप बल लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, अगर किसी वस्तु पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इक्वल भी है, तो किसी वस्तु पर अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है तो टॉर्क लिखा जाता है, टॉर्क क्या लिखा जाता है? एक बल यानी QE इनटू दोनों के बीच की दूरी के बराबर। दूरी भी कौन सी होनी चाहिए? लेकिन दूरी लंबवत दूरी होनी चाहिए। अब देखो अगर ये वाली दूरी 2a है तो इस 2a का 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इस 2a का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इसका ये वाला एंगल थीटा के साथ में ये वाला तो कौन सा हो जाएगा? 2a cos थीटा, तो ये हो जाएगा कौन सा? 2a sin थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 2a sin थीटा। तो यहां से टॉर्क क्या लिख सकते हो? QE2
ए साइन थीटा। देखो Q इंटू 2a, P क्यों क्या बोलते हैं, एक चार्ज इंटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी है 2a, तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a को लिख दोगे P, तो P ई साइन थीटा टॉर्क, तो टॉर्क को लिख सकते हो P क्रॉस E। ऐसा लिखा जा सकता है, एक तो ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर अगर तुम F इंटू आर के पदों में लिखना चाहो तो वैसा भी वैलिड है। देखो टॉर्क क्या काम करेगा रे, टॉर्क काम करेगा, ये एक ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, तो इस डाइपोल के ऊपर ये वाला फोर्स क्या काम करेगा, टॉर्क, ये वाला फोर्स इस पर टॉर्क प्रदान करेगा, इसको इधर की तरफ घुमाना चाहेगा, और ये वाला इसको ऊपर की तरफ, तो ये यूं घूमेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा रखा हुआ है, एक बल इस पर इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो उसके कारण क्या आएगा, टॉर्क उत्पन्न होगा, टॉर्क के कारण क्या होगा, ये इधर घूमेगा, ये क्या होगा, रोटेशन मोशन करेगा, रोटेशन मोशन करेगा। जैसे कि पूरा अगर बताऊं, ये ऐसे है डाइपोल, डाइपोल घूमेगा तो कहां से घूमेगा, अगर समरूप है, चार्ज सेम है, तो बीचों बीच से घूमेगा, सेंटर ऑफ मास से घूमेगा, सेंटर ऑफ मास से घूमेगा। अब सेंटर ऑफ मास से इस वाली ये क्या होगी, इसकी रोटेशन एक्सेस हो गई, सेंटर ऑफ मास वाली, सेंटर ऑफ मास वाली यानी कि ए दूरी पर। अब इस ए दूरी का ये लंबवत घटक क्या आएगा रे, ए साइन थीटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। अरे ये ए है, इसका आगे क्या आएगा, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा मतलब बीच वाला पॉइंट ए साइन थीटा, और ये भी ए साइन थीटा आ गया। तो देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर देखो एक बल लग रहा है QE यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक बल लग रहा है कितना, QE, यहाँ पर एक बल लग रहा है, यहाँ पर एक बल लग रहा है, तो ये वाला बल तो काम करेगा क्या, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है F इंटू आर, क्या फिर बोलेगी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो बल तो कितना हो गया QE इंटू इसकी लंबवत दूरी क्या हो गई, ए साइन थीटा, तो ये बना देगा क्या, इधर का टॉर्क, इधर का टॉर्क, और ये वाला काम क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाने का। अब बात करते हैं नीचे वाले पर, तो नीचे वाला क्या काम कर रहा है, नीचे वाला भी इसको इधर की तरफ भी ले जाना चाह रहा है। अरे P किधर है, P की दिशा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, तो P से इधर जाओगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, P इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो ऊपर वाला आधा जो बल था कि QE इसका, ये तो इतना टॉर्क प्रदान कर रहा है, और नीचे वाला टॉर्क कितना करेगा, वही बल तो क्या QE, और इसका विस्थापन इस घूर्णन अक्ष से कितना, ए साइन थीटा, तो नेट कितना आ जाएगा, QEA साइन थीटा, तो QEA साइन थीटा, इसके कारण QEA साइन थीटा, इस बल के कारण, दोनों को अगर नेट टॉर्क जोड़ोगे तो QE कितना हो जाएगा, 2QEA साइन थीटा हो जाएगा, और इस 2QE को क्या बोल देंगे, P बोल देंगे, तो P क्रॉस E या P साइन थीटा आ जाएगा। और ये टॉर्क क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा इसको घुमाने का। देखो अगर ये ऐसे होगा तो इसके ऊपर यू बल लगाएगा, बल का काम क्या होता है, घुमाने का। अरे टॉर्क उत्पन्न करेगा लंबवत दूरी पर, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर अगर कोई बल लगता है तो क्या करता है, वो घुमाने का काम करता है। तो इसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क होगा उसका मान कितना होगा, P क्रॉस E। सेम ऐसा का ऐसा सिनेरियो ही हम आगे पढ़ेंगे, कहां पर, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर। मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर नेट फोर्स होगा 0, और टॉर्क का मान कितना आएगा, टॉर्क का मान आएगा mb। वहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसको m से दर्शाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं b से, तो वही m क्रॉस b बनाएगा यहाँ वहां पर, सेम ऐसा का ऐसा। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो इसके कारण टॉर्क इतना उत्पन्न हो रहा है, और टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाने का काम करेगा। अब देखो अब इस टॉर्क के कारण जब ये घूमेगा तो इसको घुमाने में वर्क कितना होगा, इस टॉर्क के कारण जब ये घूमेगा सिस्टम तो इसको घुमाने में वर्क कितना होगा, उस वर्क की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं।
अगर ट्रांसलेशन मोशन स्थानांतरण गति आती है तो स्थानांतरण गति के अंदर हम वर्क को क्या बोल देते हैं, एफ डॉट डी आर, सीधा सीधा बोल देते हैं बल इंटू बल की दिशा में स्थानांतरण। लेकिन अगर रोटेशन मोशन हो रहा हो, यहाँ पर क्या स्थानांतरण हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या हो रही है, घूम रहा है। यहाँ पर ये डायपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूमेगा। तो यहाँ पर क्या सा मोशन उत्पन्न हो रहा है, रोटेशन। और रोटेशन मोशन के लिए हम क्या बोलते हैं, वर्क का मान टॉर्क डॉट डी थीटा। यहाँ पर बल का काम कौन करता है, टॉर्क करता है। और विस्थापन किधर होता है, इसमें विस्थापन थीटा के पदों में होगा। अरे ये टॉर्क है, ये ऐसा है, ये ऐसा आ जाएगा तो थीटा 0 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा तो थीटा 90 आ जाएगा। यानी कि विस्थापन यहाँ पर किसके पदों में होता है, थीटा के पदों में होता है। तो रोटेशन मोशन के लिए वर्क को कैसे लिखते हैं, टॉर्क डॉट डी थीटा लिखते हैं। तो आओ बल के बारे में बात करते हैं, टॉर्क डॉट डी थीटा। तो वर्क क्या होगा, देखो टॉर्क का मान होता है क्या, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो पी ई साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे हम और बोल देंगे कि ये घूम रहा है कहां से कहां तक। मान लिया ये थीटा 1 से थीटा 2 तक घूम रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घूम रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घूम रहा है। तो उसके लिए हम वर्क क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे पीई। देखो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है क्या, माइनस कोस थीटा। क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कोस ऑफ थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। तो देखो W माइनस पीई कोस ऑफ थीटा 2, पहले अपर लिमिट लिखेंगे हम। अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, पीई माइनस कोस थीटा, थीटा का मान कितना, थीटा 2। तो माइनस पीई कोस थीटा, फिर लिखेंगे क्या, माइनस पीई कोस थीटा 1, ये हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो जाएगा पीई कोस थीटा 1 माइनस पीई कोस थीटा 2। इसमें से पीई कॉमन आ जाएगा और कोस थीटा 1 से लेकर के कोस थीटा 2 तक बोल देंगे कि अगर किसी भी डायपोल को थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक घुमाते हैं तो उसको घुमाने में जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है वो कितना होता है, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 के बराबर होता है। इसको घुमाने के अंदर जो वर्क होता है वो इतना होता है। अगर इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं, मान लिया ये पहले कितना है, थीटा 1 है, तो इसको अब नया घुमा करके कितना कर दिया, थीटा 2 कर दिया। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो वर्क हो रहा है वो वर्क किसके बराबर होगा, पीई ब्रैकेट कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अरे यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का मतलब इसका अपोजिट भी कर सकते हो, यहाँ पर रेंज चेंज कर सकते हो। या तो आप माइनस को बाहर निकाल लो, जैसे कि यहाँ पर कर रखा है पीई कोस थीटा 2, सीधा सीधा लिख लो। या फिर माइनस को चेंज करने के लिए ये रेंज चेंज कर देते हैं, कई बार ये रेंज अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर थीटा 1, यहाँ पर थीटा 2, तो पी कोस थीटा 1 माइनस पी कोस थीटा 2, वो डायरेक्ट स्टेप आ जाता है। तो ये आ जाता है वर्क डन आ जाता है किसके अंदर, किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो कार्य होता है। कार्य कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो ये कार्य हो जाता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। इसको घुमाने के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाने में, जो पोटेंशियल एनर्जी काम में आती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है रे, पोटेंशियल एनर्जी होती तो कार्य का एक रूप है। अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है किया गया कार्य के बराबर होती है। पोटेंशियल क्या बोलते हैं, किए गए कार्य के बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कार्य के बराबर होगा थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में। तो कितना हो जाएगा, पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये क्या आया है, पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन आया है थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक परिवर्तन आता है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमें किसी एक बिंदु पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो किसी दूसरे बिंदु पर क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 मानना पड़ेगा। तो हम जनरली क्या बोलते हैं, जैसे कि अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं,
या फिर ग्रेविटेशन के अंदर हम बार बार क्या बोलते थे कि सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एच साइड पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ये भी बात करते थे। तो अब देखो इस डायपोल के अंदर क्या बोला जाता है, डायपोल के अंदर बोला जाता है कि माना 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से शुरू करते हैं इस डायपोल को और बोलते हैं कि 90 डिग्री पर θ1 मानते हैं। θ1 को क्या मानते हैं, 90 डिग्री मानते हैं। ये θ1 पर 90 मानने से क्या होगा, देखो θ1 का मान 90 मानने से थीटा cos θ 90, cos θ 90 का मतलब 0, यानी कि इसको इनिशियल पोजीशन पर उसको कितना मानते हैं, θ1 पर कितना मान दे रहे, θ1 पर मानते हैं कितना 0 पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। तो फिर अगले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो अगर θ1 जो होता है उसका मान 90 मानोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आएगा, cos θ 90 माइनस cos θ। तो cos θ 90 का मतलब होता है कितना, cos θ 90 का मान तो 0 होता है, माइनस cos ऑफ θ। तो यहाँ कहाँ से बोला जाता है, 90 से लेकर के θ तक। तो Pe माइनस आगे आ जाएगा cos ऑफ θ। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ऐसे बोल दी जाती है किसी भी θ को घुमाने के लिए 90 से, लंबवत से, विद्युत क्षेत्र के लंबवत से किसी भी डायपोल को घुमाते हैं तो उसको घुमाने में जो कार्य होता है वो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो लंबवत से घुमाने का मतलब cos θ1 90 रखा जाता है। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस Pe cos θ के रूप में आ जाती है। अरे एक जनरल अजम्पशन माना जाता है, ये सब माना जाता है कि इसको जो डायपोल है इस डायपोल को इसके लंबवत से घुमा रहे हैं तो θ1 का मान कितना मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं और 90 से घुमाते हैं। जैसे कि उस दूसरे जो पॉइंट होगा θ2 होगा, उस θ2 के लिए हमें क्या निकाला जा सके, पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा सके। तो θ के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं आसानी से, इसलिए ऐसा माना जाता है। इसलिए इसको 90 से स्टार्ट करते हैं कि θ1 इसमें क्या मान लिया जाता है, 90 डिग्री मान लिया जाता है। अगर θ1 90 मान लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है 90 और θ, इनिशियल 90 और θ, तो 90 पर क्या आ गई 0 आ गई, तो θ1 माइनस P cos θ आ गई और वही तो निकालना चाह रहे थे। तो ये आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क और फोर्स किसी भी डायपोल के लिए, ये सब राशियां आती है। टॉर्क कितना आता है, टॉर्क आता है Pe sin θ या फिर P क्रॉस E आ जाता है। बल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। वर्क कितना आ जाता है, वर्क आ जाता है Pe cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो जाता है वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क को बताती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एक स्पेशल अजम्पशन माना जाता है कि θ1 90 डिग्री माना जाता है। तो Pe 0 माइनस cos θ हो जाता है, तो वहां पर कितना हो जाता है, माइनस Pe cos θ लिख दिया जाता है। तो ये डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और वगैरह 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 आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स पर बात कर लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि किसी डायपोल को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखो किसी भी डायपोल को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेशन करने के लिए वर्क डन बताइए। वर्क डन रिक्वायरमेंट फॉर θ1 का मतलब 30 से 60 तक के लिए। तो देखो W का हम क्या लिखते हैं, W हम लिखते हैं Pe। अच्छा इसके अंदर Pe नहीं दिया हुआ है, ओ। तो उसके लिए जो पोटेंशियल का डायपोल P मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लो, तो क्या हो जाएगा Pe cos θ1 माइनस Pe cos θ2।
पीई का मान कितना आ रहा है, cos थीटा 1 का मान, cos थीटा 60, 60 का मतलब अंडर रूट 3/2 माइनस 60, cos 60 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो पीई अंडर रूट 3 माइनस 1 ये आ जाएगा, इसके द्वारा किया गया कार्य। किसी डायपोल को जिसका डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में 30 से 60 तक घुमाने में जो कार्य होगा उसका मान कितना आ जाएगा, उसका मान PE अंडर रूट 3 माइनस A/2 आ जाएगा। ये आता है डायपोल और डायपोल मोमेंटम, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और आज ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। धन्यवाद।